केरल में पीएफआई के बंद के दौरान हिंसा। बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और एनआईए की रेड के बाद यह लगातार हंगामा देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीएफआई ने जो बंद का आह्वान किया, उस दौरान किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां आपको बता दें कि एनआईए की छापेमारी के विरोध में पीएफआई ने केरल बंद का आह्वान किया था और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो देखिए, कुन्नूर में पेट्रोल पंप से हमला भी किया गया है। जिस तरीके से एनआईए ने कल लगातार छापेमारी की थी 11 से ज्यादा राज्यों में और उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके समर्थन में आज पीएफआई ने यह बंद बुलाया, जिसका सबसे ज्यादा असर केरल में देखने को मिला है। केरल में कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कुन्नूर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यही है कि पीएफआई ने जो बंद का आह्वान किया केरल में, उसका असर किस तरीके से देखने को मिला है। चलिए वो भी तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। 3 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कुन्नूर की ये तस्वीरें। मीनाक्षी, इन तस्वीरों को जरा पूरी तरीके से और डिस्क्राइब करें। कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर, केरल, सबसे ज्यादा असर केरल में देखने को मिला है। कोच्चि की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुआ है, साफ तौर पर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। यही तस्वीर तिरुवनंतपुरम में भी देखने को मिली है, जहां इस तरीके से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। कुन्नूर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बंद का आह्वान किया गया था, जिसकी वजह से जो आवाजाही है वो ना के बराबर रही है और इस तरीके से केरल में बंद का असर देखने को मिला है। कल एनआईए की छापेमारी, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी और उसका असर आज देखने को मिल रहा है यहाँ। बिल्कुल, और इन सब के बीच देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, तो पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या है वो भी आपको सुनवाएं। पीएफआई के बारे में, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में तो रिपोर्ट पहले भी आती रही है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, हिंसा को फैलाने का काम करते हैं। 103 ठिकानों में 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें अगर करना चाहते हैं तो ये तो करेंगे, बचाव में अपनी बातें करेंगे। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप टेरर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होंगे, टेरर फंडिंग भी करेंगे, उसको बढ़ावे भी, वायलेंस को बढ़ावे भी देंगे और फिर ऊपर से अपने बचाव की भी बात करेंगे इस तरह से धरना प्रदर्शन करके। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनआईए के द्वारा जो देश की सुरक्षा के विषयों को ध्यान में रख करके कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई के बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और उसके बाद जो इस प्रकार का कहीं पर भी कोई विरोध की बात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, यह अलग अलग प्रकार से प्रयास है जो नहीं होना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा होगा, वो चाहे पीएफआई हो या अथवा कोई और संगठन हो, तो उसकी जांच करना, उसके जो अंदर गड़बड़ लोग हैं उनको पकड़ना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये एनआईए का और अधिकार है। और केरल में अगर कोई इस प्रकार की कोशिश है तो निश्चित तौर से कोई ना कोई केरल में जो राजनीतिक दल, मैं नहीं जानता कौन, उनको पीएफआई के समर्थन से देश में कहीं उनको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं क्या है, मुझे आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ कि वहाँ बंद का काल किया है। बंद का काल किए हैं तो आप उनका बंद देखिए और एनआईए की कार्रवाई देखिए। देखिए, ऐसा है कि किसी भी ऐसे संगठन के खिलाफ जो अगर देश के लिए कोई गलत काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी जमायतें हैं, बहुत सारा ऐसा संगठन है जो खुलेआम इस देश के अंदर आतंक फैला रहा है, नफ़रत और घृणा फैला रहा है और उस तरह की राजनीति की जा रही है। तो अगर कार्रवाई होनी है तो सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्यों यहाँ पर हिंसा भड़की है। पीएफआई की ये गुंडागर्दी क्यों देखने को मिली है, रेड से भड़का है पीएफआई और केरल में पुलिस पर इस वजह से यहाँ हमला भी पीएफआई के द्वारा किया गया है, जिसकी तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच कोयंबटूर में बीजेपी ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। तो बीजेपी कार्यालय को भी नहीं छोड़ा है पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने, या यूं कहें कि गुंडों ने।
एनआईए की कार्रवाई के विरोध में पीएफआई का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल दरअसल 11 से ज्यादा राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की और पीएफआई के जो नेता हैं, जो उनके ऑफिस से वहां पर ये छापेमारी की गई, जिसकी वजह से आज ये प्रदर्शन। बिल्कुल, और प्रदर्शन के बीच हिंसक घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं। तोड़फोड़ की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से वहां जो बस ड्राइवर्स हैं वो हेलमेट पहन करके चला रहे हैं बस। बिल्कुल, केरल राज्य परिवहन की जो बस है उन पर उपद्रवियों ने हमला किया है, तोड़फोड़ की है और यही वजह है कि वहां के जो ड्राइवर से डरे हुए हैं और हेलमेट पहन करके बसें चला रहे हैं। और अब देखिए, इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है, यानी हाईकोर्ट अब पहुंच गया है। यह मामला हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। आगे केरल से तमिलनाडु तक पीएफआई का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश भर के कई राज्यों में पहले तो छापेमारी होती है और उसके बाद अब पीएफआई की तरफ से इस तरीके का आह्वान किया गया, बंद बुलाया गया और इस बंद के साथ साथ हिंसात्मक प्रदर्शन भी किया गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष दिल्ली से जुड़े हैं, नीरज लखनऊ से जुड़े हुई है। दिल्ली की अगर बात करते हैं पीयूष, तो सबसे पहले जानकारी ये निकल करके सामने आई थी कि 11 से ज्यादा राज्यों में जो ये छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा, उसमें 106 लोगों के करीब ये गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी को एनआईए मुख्यालय लाया जाना था। मुख्यालय की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। तो एनआईए के मुख्यालय में क्या हलचल रही और आज पीएफआई का जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, क्या ये हलचल दिल्ली मुख्यालय तक पहुंची एनआईए के? नहीं, बिल्कुल दिल्ली मुख्यालय तक की हलचल तो नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरह से केरल में, अगर मैं तस्वीरों को आपने अभी साझा किया है और जिस तरह से हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है हिंसक वारदातों पे, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि केरल में किस तरह से हिंसक वारदातें हुई हैं। कल जिस वक्त पीएफआई के जो नेता हैं उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया था, 11 राज्यों में जांच हुई थी। उसके बाद जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कोयम्बटूर ऑफिस पर जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद आज पूरे केरल में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद हाईकोर्ट को इसको स्वतः से संज्ञान में लेना पड़ा और ठोस टिप्पणी करनी पड़ी है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई हड़ताल पीएफआई नहीं कर सकता है। आड़े हाथों पीएफआई की इस हड़ताल को हाईकोर्ट ने लिया है। जी, लेकिन नीरज, अगर बात करें लखनऊ की, तो लगातार छापेमारी का दौर जारी रहा। कई बार ऐसे ही तस्वीरें भी सामने आई, चाहे कानपुर का जिक्र करें या हम लखनऊ का जिक्र हम करें, पीएफआई के कई सदस्य आतंकी गतिविधियों में भी शामिल रहे। इस कार्रवाई पर जमकर सियासत भी हो रही है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई पे सियासत हो रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और वस्तुएं भी बरामद हुई क्योंकि जांच की जा रही है। आखिर इस सब जांच के बीच में इस तरह के हिंसा करने का क्या मकसद है, या तो ये एनआईए को डराना चाहते हैं या इनका मतलब कुछ और है। ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही ऐसी तमाम चीजें सामने आ रही है और तमाम देश की सुरक्षा से जुड़ा जब मुद्दा होता है तब एनआईए जो ठीक है नीरज, आपके पास लौट करके आते हैं। आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, टेक्निकल इशू है, लेकिन बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरीके से पीयूष यहाँ पर जानकारी आपने दी है, तो आगे अब क्या होने वाला है? क्या पीएफआई पर इस जो आज भड़का है पीएफआई और जगह जगह हिंसा की है, क्या इसको लेकर के भी शिकंजा कसते हुए नजर आ सकती है सरकार? बिल्कुल, सरकार को केरल के हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाएं, प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर अब इस प्रदर्शन को किस तरह से रोकना है, इस दिशा में काम करती सरकार भी पड़ेगी। साथ ही साथ पीएफआई को भी जो कोर्ट है उसने चेतावनी दी है। उसने कहा इस तरह से कोई हड़ताल वो नहीं कर सकती है। जिस तरह से सुरक्षा को लेकर पीएफआई के कार्यकर्ता या उनके गुंडे कहे जाए, उन्होंने तोड़फोड़ की है पूरे केरल में। जिस तरह से हिंसक वारदातें हो रही हैं, बसों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, तो वो सभी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से ये उग्रता पर आ चुके हैं और साथ ही साथ ये डराने की एक कोशिश, डराने की एक कवायद की जा रही है। ठीक है पीयूष, आते हैं आपके पास, लेकिन नीरज एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखिए छापेमारी हुई और उसके बाद किस तरीके से आज हिंसा भी भड़की है, लेकिन सियासत भी इस बीच शुरू हुई है और एक तरीके से कहें तो समर्थन भी पीएफआई को उत्तर प्रदेश से मिलना शुरू हो गया है। इस चीज को लेकर के कोई जानकारी आपके पास, और क्योंकि प्रतिक्रियाएं लगातार आती जा रही हैं, नीरज?
जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने समर्थन किया है पीएफआई का और कहा है कि जिस तरह से पीएफआई के ऊपर इस तरह से बैन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह छापेमारी हुई वो गलत है। तो इस तरह के नेताओं का प्रश्रय कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन अगर जिस तरह से न्यूज़ इंडिया तस्वीरें दिखा रहा है पीएफआई के कामों की, किस तरह से केरल में उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जो ड्राइवर है वो हेलमेट लगाने को मजबूर है, यानी कि काफी हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी स्थिति न बनी है, न आने वाले समय में बनने की कोई उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से कानपुर में हिंसा देखने को मिली, प्रयागराज में हिंसा को देखने को मिली और वहां पर पीएफआई का कनेक्शन सामने आया, और जिस तरह से जिस व्यक्ति को यहां पर कल पकड़ा गया वसीम उर्फ बबलू नाम के, उसका भी इतिहास देखिए कि आज से 8 साल पहले उसने पाकिस्तानी झंडा लहराने की बात की थी, तब उसको हाउस अरेस्ट किया गया था। सीएएनआरसी के मामले में, हिंसा के मामले में वो जेल गया था। तो ऐसा नहीं है कि किसी क्लीन रिकॉर्ड व्यक्ति को, कई किस्से हैं जिससे पीएफआई के तार लगातार जुड़ते रहे हैं। कानपुर में पिछले दिनों भड़की हुई हिंसा हो या फिर सीएएनआरसी के वक्त भड़की हुई हिंसा हो। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। पीयूष आप हमारे साथ बने रहे।